strong. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्पररी साउथ एशिया और साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का पार्ट फर्स्ट का हम लोगों की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है, राइट। जैसे कि नाम से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इस चैप्टर के अंदर हम लोग साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम जो पहले था वो कंटेम्पररी साउथ एशिया था, और अब 2020 और 21 और के अंदर सीबीएसई ने क्या किया, इसका नाम बदल के साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड रख दिया, राइट। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली साउथ एशिया की सारी कंट्रीज के बारे में और उनकी कुछ चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर लाइक दैट कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉपरेशंस हुए, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, साथ साथ के अंदर इसके हम लोग रीजन्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और कुछ भी कंट्रीज के रीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज थी इस पूरे साउथ एशिया के अंदर, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री क्या थी, साउथ एशिया की कंट्रीज थी, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले। साथ साथ में हम लोग इस वीडियो के साथ अगर और भी अच्छा, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम लोग इस वीडियो के रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी टर्म 2 में आने वाले हैं वो हम लोग इसमें साथ में रिवीजन करने वाले हैं। साथ में एक अरिहंत की बुक है, उसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, और ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी हुई होगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं साउथ एशिया कंटेम्पररी वर्ल्ड, राइट। सी, सबसे पहले वर्ड इसमें यही आता है कि व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया रियल में होता क्या है, व्हाट इज साउथ एशिया। सो द साउथ एशिया रीजन इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको मैप में। इन सारी कंट्रीज को हम लोगों ने क्या बोला, साउथ एशिया। एंड द माइटली हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट इंडियन ओशियंस, द अरेबियन सी and the Bay of Bengal in the southwest and east respectively provide a natural insularity to the regions which is largely responsible for the linguistic, social and culture distinctives of the subcontinent, ठीक है। जैसे इसने बताया कि अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, नेचुरल इंसुलरिटी है, जिसकी बेस पे सारी सोशल एंड कल्चर्स लिंग्विस्टिक आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम है साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज के अंदर, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें से सबसे मोस्ट कौन सा है, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान, ठीक है। श्रीलंका हैड सक्सेसफुली मेंटेन a democratic system since independence from British, and Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rule, with Bangladesh remaining a democracy in the post-Cold War period. Pakistan and Bangladesh experienced both civilian and military rule, with Bangladesh and remaining a democracy in the post-Cold War period. Pakistan began the post-Cold War period with successive democratic countries under the Benazir Bhutto and Nawaz Sharif, but it suffered a military coup in 1999. जैसे अभी रिसेंटली आप देख ही रहे हो, अभी आज की न्यूज ही अगर देख रहे हो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो उस टाइम भी 1999 में यही हुआ था, और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा इसको टेक ओवर कर लिया गया था टिल 2008 तक, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेपाल। ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है टिल 2008 तक, व्हेन अ सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग लीड टू द restorations of democracy and abolitions of monarchy. Now Nepal is a republic with a multi-party democracy, and Bhutan is a monarchy with the king as the head, but in practice it is a multi-party democracy, right.
एंड मालदीव एक सल्तनत थे टिल 1968 तक, व्हेन इट वाज transformed into a republic with a presidential form of government. And despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspirations for democracy. तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में। सो मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में क्या क्या चीजें, देखो हर एक चीज को एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, हर एक चीज को दिमाग में सोच समझ के, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप ऑटोमेटिक उसके आंसर्स लिखने स्टार्ट कर देंगे। सी मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में छोटी सी कहानी अच्छे से दिमाग में रख देना कि 1958 में जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्ड एट मिलिट्री हैड टिल 1969, ये अच्छे से दिमाग में रख देना। नेक्स्ट 1969 जनरल याया खान seized power and during his time Pakistan fought war with India over the issues of Bangladesh. In this war Pakistan was defeated and East Pakistan broke away, forming an independent state of Bangladesh. And after this elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power from 1971 to 1977. ये तीन स्टेजेस होगी। पहले 1958 में कौन था? अयूब खान। ये कब तक हेड मिलिट्री हेड रहा? 1969 तक। फिर 1969 में कौन आया? याया खान आया, और उस टाइम इसने इंडिया के ऊपर सीज वॉर करने स्टार्ट किए बांग्लादेश के लिए, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद कौन आया? जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर फ्रॉम, कब आया? 1971। कब आया ये? 1971 से 1977 तक, ठीक है। देखो ये कुछ फोटोज हैं, ये नंबर 1 है अयूब खान एंड नंबर 2 है याया खान, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। नाउ मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे क्या हुआ? ही वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जाई उल हक हु रूल्ड टिल हिज डेथ इन 1988, जब प्लेन क्रैश हुआ उस टाइम। फ्रॉम 1988 टू 1999 देयर वर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाब शरीफ अल्टरनेटली, लेकिन 1999 में नवाब शरीफ वाज ओवरथ्रू बाय जनरल परवेज मुशर्रफ इन अ मिलिट्री कॉप who ruled the country till 2008, and in 2008 again democratic elections were held and since then the country is democratic, right? क्या हुआ था? जनरल जाई उल हक रूल किया था टिल उस डेथ तक 1988 में, और 1988 से लेके 1999 तक यानी 10 साल तक बेनजीर भुट्टो और नवाब शरीफ दोनों अल्टरनेटिव अपने राज किए, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद 1919 में नवाब शरीफ overthrew by the General Pervez Musharraf in a military coup and who ruled the country till 2008. And in 2008 again democratic elections were held and since then the country is democratic, ठीक है, right? ये देखो ये नवाब शरीफ ने टेक ओवर किया। So factors that Pakistan failure in building stable democracy, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सेटअप नहीं है? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। नंबर 1 द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी इज देयर। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। नंबर 3 लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट एंड नंबर 4 ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, राइट? ये 4 रीजंस की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाई, राइट? चीज हमें देखनी है, एक तो 1958 में अयूब खान, फिर 1969 में याया खान, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो 1971 से 77 तक थी, राइट? एंड उसके बाद जनरल उल हक आ गया एंड 1988 में बेनजीर भुट्टो फिर से आई एंड नवाब शरीफ भी आई। उसके बाद नवाब शरीफ को ओवरथ्रू करके जनरल परवेज मुशर्रफ जो है टेक ओवर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और 2008 के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या कैसे खत्म हो गई उसके बारे में इसके 4 पॉइंट्स बताए। एक तो सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ये सारे इसके मेजर रीजंस थे, ठीक है। नाउ बांग्लादेश के क्या हाल चाल है? डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, अभी हमने किसकी पढ़ी थी? पाकिस्तान की। बांग्लादेश क्या है? ईस्ट पाकिस्तान था। 1971 के वॉर के अंदर इसको इंडिया के साथ जो वॉर हुआ, आपको याद हो तो अभी 3 पिक्चरें आई थी, एक तो बॉर्डर, दूसरा गाजी अटैक एंड तीसरा आपको याद हो तो पिक्चर थी क्या नाम है उसका? भुज, ठीक है। सी डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश,
इसके अंदर क्या था, बांग्लादेश वॉज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, फ्रॉम 1947 to 1971. Soon after independence, people in East Pakistan started protesting against the culture and administrative dominance of West Pakistan. Soon after independence, जैसे जैसे independence हुआ, East Pakistan started protesting against the culture and administrative dominance of West Pakistan. So in the elections of 1970, Awami League, एक अवामी लीग बोलते हैं इसको, अवामी लीग, लीड बाय शेख मुजफ्फर रहमान, इसने क्या किया, ऑल सीट्स जीत ली ईस्ट पाकिस्तान में और मेजोरिटी बना ली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द रिजल्ट। अरेस्ट हो गया कौन, मुजफ्फर रहमान अरेस्ट कर लिया गया, किसके थ्रू, उस पाकिस्तान जो वेस्ट वाला पाकिस्तान है उसके थ्रू, और यहाँ पे किसका आ गया, मिलिट्री पावर आ गया, जो जनरल आयुब खान ने इसको टेक ओवर कर लिया, राइट। काफी बंगाली पीपल जो थे वो लार्ज स्केल में माइग्रेट होकर इंडिया में आने शुरू हो गए, और उस कंडीशन के अंदर ये सारे रिफ्यूजीज बन गए। नाउ इंडिया डिसाइडेड टू हेल्प ईस्ट पाकिस्तान, रिजल्टिंग इन द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इन दिसंबर 1971, ये 3 दिसंबर को जो बॉर्डर की पिक्चर आपने देखी थी उसके लिए, राइट। एंड डिसिवली इंडिया विन हो गया, न्यू स्टेट ऑफ बांग्लादेश फॉर्म हो गया, जिसमें शेख मुजफ्फर रहमान उसको प्रेसिडेंट बना दिया इस इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का। 1975 में शेख मुजीब took all powers in his own hands and he was assassinated in a military uprising in 1975 by Jair Rahman, who formed the Bangladesh National Party and won the elections in 1979. कहानी समझ में आ गई। शेख मुजीब था 1975 में, उसने सारा पावर टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जाहिर रहमान ने एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो इलेक्शंस हुए 1979 में, उसमें भी विजयी हुआ और वो उसने वहां पे पार्टी बना ली। He was also assigned and another military takeover followed under H.M. Irsad. Mass public protest made Irsad step down in 1990 and democratic elections were conducted since the Bangladesh is a multi-party democracy. और इस तरह से बांग्लादेश क्या बन गया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है कि बांग्लादेश फिर क्या बन गया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गया, ठीक है। उसके बाद अब किसकी कहानी आ रही है, नेपाल की कहानी आ रही है। नेपाल वॉज ए हिंदू किंगडम in the past and then a modern democracy for many years. In the first wave of democracy in 1990, King Virender accepted the demand for a constitution, and in 1990s the Maoists became powerful and there were violent clashes between the Maoists and the armed force. King वे जो थी वो डेमोक्रेसी थी 1990 में, किंग वीरेंद्र एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, मान लिया था, लेकिन उस टाइम मियोस्ट काफी पावरफुल था। सो इन द रॉयल मैसर्स ऑफ 2000 King Virender was killed. वीरेंद्र को मार दिया गया along with his family and his brother Gyanendra became the king. और यहाँ पे ज्ञानेंद्र बन गया था। There was a triangular conflict among the monarch, Maoist and the democratic. इस तरह से 3 तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 2002 में the king obliged the parliament and dismissed the government. And in 2006, the second wave of the democracy, led by the 7 party alliances, demanded the framing of a new constitution. और 2008 में monarchy was completely abolished and a multi-party democracy was instituted in Bengal. इस तरह से कुछ सिस्टम स्टार्ट हो गए, इस तरह से कुछ मोनार्की को एब्लॉइज करके यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को सेटअप कर दी, राइट। एग्जाम में हो सकता है आपको बांग्लादेश और नेपाल के बारे में पूछने के चांसेस है। फिर अब हमारा किस बात की बात आ रही है, किसके बारे में बात आ रही है, साउथ एशिया की कौन सी कंट्री, 3 कंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बात आ रही है श्रीलंका की। श्रीलंका की क्या बात है, श्रीलंका हैज सक्सेसफुली मेंटेन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस इन 1948 बट इट फेस्ड ए प्रोलॉन्ग सिविल वॉर। बहुत ज्यादा सिविल वॉर हुए। आपको ये चैप्टर याद आ रहा था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, जिसमें सिंहाला कंट्रीज, सिंहाला लैंग्वेज थी, सिंहाला रिलीजियंस मान लिए थे, हिंदू तमिल थे, एलटीटीए ग्रुप्स भी था, राइट। So after independence, politics in Sri Lanka was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community, right? The neglect of the Tamil interest led to the rise of militant Tamil nationalism under the leadership of LTTE in Liberation Tigers of Tamil Eelam, 1983 में, demanding a separate Tamil Eelam. Since it involved the interest of people of Indian origin and the government of India mediated in the crisis.
ये हमने पहले से ही हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को इसमें इतना ज्यादा डर होने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया का इन्वॉल्वेशन स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर द साइनिंग ऑफ द इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड ऑन 29 जुलाई 1987, इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस वर सेंट टू श्रीलंका. Eventually, it got involved into the war with LTTE, and the presence of the Indian troops were also not liked by the Sri Lanka. So in 1989, the IPKF were called back without attaining its objective. Scandinavian countries like Norway and Iceland also tried to negotiate, and after a 26-year military campaign, Sri Lanka military defected the Tamil Tigers in May 2009, bringing the civil war to an end, and Prabhakaran was killed by the Sri Lankan forces on 19 May 2009. और उसके बाद से ये पूरी तरह से कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। क्या? एक तो after the signing of the Indo-Sri Lankan peace accord on 29 July 1987, Indian peacekeeping forces were sent to Sri Lanka. And eventually it got involved into war with LTTE. The presence of the Indian troops were also not liked by the Sri Lankans. ठीक है, 26 साल तक लगातार मिलिट्री कंपेयर होने के बाद 19 मई 2009 को श्रीलंकन पूरा डेमोक्रेटिक बन गया। Despite the civil war, Sri Lanka has successfully controlled the growth rate of population and first country in the region to liberalize its economy, right? And it had the highest per capita GDP in the region right through the war years. Over and above all, it's maintained a democratic politically system. अब किसकी बात करें हम लोग? मालदीव्स की। मालदीव्स की वैसे नाम से ही पता है, गार्लैंड बोलते हैं, माला का द्वीप बोलते हैं, मीनिंग गार्लैंड एंड आइसलैंड। देखो इसमें काफी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। Maldives was a sultanate for long before becoming a British protectorate in 1887. ब्रिटिश सल्तनत थी, पूरी सल्तनत थी यहाँ पे 1887। It gained independence in 1965 and became a republic in 1968. Ibrahim Nasir became the first president, followed by Mohamed Abdul Gayoom, and Mohamed dominated the political scenes of Maldives for 30 years. But widespread protest हुई इस गवर्नमेंट के खिलाफ एंड रिफॉर्म would initiate and new constitutions आया अगस्त 2008 के अंदर। और फर्स्ट एवर presidential elections in Maldives under a multi-candidate, multi-party system were held in 2008 October, which Nasir got elected as the president. ठीक है, सल्तनत थी, ध्यान रख लेना मालदीव्स के अंदर। इसके क्वेश्चंस मैं अभी पूछूं, बताऊंगा आपको सारे के सारे, राइट? नाउ in 2012, there were demonstration against Nasir by the opposition party, which were joined by police and military. And 7 Feb 2012, Nasir handed over power to his vice president in the elections held in 2013. Abdullah Yamin was elected as the president. Okay? And Yamin's government function is an authentic and autocratic manner. All major political rivals to Yamin. सारे Yamin के पास पहुंच गए. Right, 2 former presidents, his own vice president, and many opposition leaders are there. So in the elections of September 2018, all the opposition parties put up a joint candidate, Ibrahim Mohammed Soil, and these elections is called as the final referendum on democracy. ठीक है, और Sohail won the elections with 58% of the popular votes and became the president of Maldives. देखो इस पीपीटी के जरिए पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या पता है आपको? इससे नोट्स मिल जाते हैं, आपको इसको डीपली नॉलेज मिल जाता है, प्लस किस तरह से हम लोगों को एग्जाम में आंसर्स देने उसके बारे में भी पता चल जाता है। परीक्षा में किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे हम लोगों को उस पूरे एग्जाम्स में पास होके टॉप लेवल पे आना है, ये सारे ट्रिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। सो रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट, अब इस पूरे सिस्टम में देखने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कहां पे हुआ, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट कहां पे हुआ? नंबर 1 इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो कश्मीर इंडिया का जो लगातार चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि पूछो मत, सियाचिन से लेके पाकिस्तान से हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। एंड पाकिस्तान हैज बीन एडिंग द कश्मीर मिलिट्री विद आर्म्स एंड हैज सेंट टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ये हमें पता ही है। तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है? वाटर का कॉन्फ्लिक्ट, कच्छ का कॉन्फ्लिक्ट जो अभी बुझ जाई थी उस पिक्चर में, तो इसका चलता ही चलता है। बांग्लादेश के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? तो बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या? एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, रिफ्यूजल टू अलाउ द इंडियन मिलिट्री टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट है,
बॉर्डर डिस्प्यूट से, बांग्लादेश हैज ब्लेम्ड इंडिया फॉर एक्टिंग एज ए रीजनल बुली एंड एनकरेजिंग रिबेलियन इन चिटागन हिल्स। ऑपरेशन हमने क्या किया, एक तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एक बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडियंस लुक ईस्ट पॉलिसी, बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। नेपाल के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही छोटी कॉन्फ्लिक्ट है कि मोस्ट एक्टिविटीज होती है वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। नेपाल ब्लेम्स इंडिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। कॉपरेशंस क्या है, ट्रेड में, साइंटिफिक कॉपरेशंस में एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। श्रीलंका छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी, अब नहीं है, 1987 में। और कॉपरेशंस क्या था कि एफटीए साइन किया, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला, साफ्टा जिसको बोलते हैं, विद श्रीलंका एंड पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन बाय इंडिया हैज ब्रॉट द टू कंट्रीज टुगेदर। ठीक है, भूटान की बात करें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हेल्प इंडिया टू वीट आउट गोरिल्लास एंड मिलिट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड टू भूटान एंड इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन भूटान। मालदीव्स में 1988 में इंडियन मिलिट्री हेल्प मालदीव्स अगेंस्ट श्रीलंकन तमिल मर्सनरी। So India has helped Maldives in economic development, tourism and fisheries. Other reasons में Nepal and Bhutan are in conflicts over the migrations of ethnic Nepalis into Bhutan. देखो ओवरऑल देखा जाए ना तो इसके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा है, लेकिन इतना भी नहीं है। अब इस सारे के बावजूद पीस एंड कॉपरेशन कैसे किए जाएंगे, तो उसके लिए क्या एस्टेब्लिश कर दिया, सार्क एस्टेब्लिश कर दिया, SAARC। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। सार्क मीन्स होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। कब सेटअप किया, 1985 में। 7 मेंबर्स थे जिसको एनकरेज करके इसमें सेटअप किया। ठीक है, इनका मेन एम क्या था, पीस एंड कॉपरेशन। मेजर रीजनल एसोसिएशन बाय द साउथ एशिया स्टेट टू इवॉल्व कॉपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। अफगानिस्तान ज्वाइंड सार्क इन 2007 में। ठीक है, फर्स्ट जो raised by Jair Rahman, the president of Bangladesh in 1980. And 1983 is a summit meeting in New Delhi. The declaration regarding the formations of SAARC was adopted. अगर भाई भी सार्क के बारे में पूछ लेना तो ये सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या थे, क्या रीजन थे जिसकी बेस पे सार्क को एस्टेब्लिश किया, अच्छे से दिमाग में डाल देना। पहले क्या था, सेंट्रल लोकेशंस ऑफ साउथ एशिया एंड एशिया। ऑल कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। All countries gained independence after World War II. All countries share some culture, background, and history since all were under British colonial rule. And the reason is mostly poor and overpopulated. And main economic activity जो थी वो उस एग्रीकल्चर के और प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना था। ये सारे फैक्टर्स थे सार्क को लाने के। और 5 एरिया कॉपरेशन में कौन कौन से थे, एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन था, तीसरा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ऑफ एक्टिविटीज थी, फिर टेलीकम्युनिकेशन, साइंस, मेट्रोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी थी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे था। ये 5 एरियाज में कॉपरेशन चाहते थे। ये 5 एरियाज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, चौथा टेलीकम्युनिकेशन, साइंस, मेट्रोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। Second, to contribute to develop mutual trust, understanding, and appreciations of one another's problems. Appreciations of one another's problems. उसके लिए क्या बनाया, FTA बनाया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे मैंने अभी नाम बताया था साफ्टा, वो साफ्टा अब यही आने वाला है। इस साफ्टा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो साफ्टा क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कब साइन हुआ, 6 जनवरी 2004 को। कब, 12th सार्क समिट हेल्ड हुआ था इस्लामाबाद में, वहां पे। एंड 1 जनवरी 2006 एंड द ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम कमिंस्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2006 में। एंड साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड traffics करो। An idea behind SAFTA is that new era of relationship of peace and cooperation will emerge if South Asian countries allow free trade amongst their borders, and this interdependence would eventually mitigate conflicts in the region. यही रीजन था कि एक तो ट्रेड पॉलिसीज को थोड़ा लिबरलाइजेशन कर दे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो। But some neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade their markets. Some feel that SAARC had not
been so successful as a regional organization? Because it is somewhat overshadowed by the Indo-Pak politics. And this is somewhat true since the past experience show that SAARC summit have just been reduced to platforms for facilitating the Indo-Pak dialogue. So China and US are a key players in South Asia politics, and US involved in the regions has increased after the Cold War years. Okay. Sino-Indian relationship have improved significantly in the last 10 years, but China's strategy partnership with Pakistan remain a major irritant. ये सारे रीजंस थे कि सार्क इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, राइट? सो यहां तक आपको आई होप कि पूरा का पूरा ये टॉपिक जो भी हमने पढ़ा, सो आई होप आपको जो चैप्टर आपको बताया पढ़ाया उसके अंदर आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा वो ये है कि देखो, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या फिर पूछ लिया कि डिस्प्यूट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया शेयर द एक्सप्रेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? अब इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा कि द वेरियस कंट्री इन साउथ एशिया हैव एक्सपीरियंस मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके लिए हमने क्या क्या लिखा? एंड द पीपल आल्सो शेयर्ड एक्सप्रेशंस फॉर डेमोक्रेसी to be fluorized not only in rich or developed countries but in developing and underdeveloped countries also, which can be drawn from the Nepal examples of Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan and Maldives. क्यों? Because every citizens, rich or poor, belonging to different religions, so view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy. Conflicts between India, ठीक है, कहाँ गया ये कश्मीर डिस्प्यूट्स, ये बांग्लादेश इश्यूज और आम के बाद हम लोग अगर नीचे चलें तो नीचे के अंदर हम लोगों को ये श्रीलंका फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी, क्या क्या ऐसे रीजन, उसके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ। सी, देखो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ गया? एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। ये 10वां क्वेश्चन आ गया, टू कॉपरेशंस ऑफ साउथ एशिया डिस्कशन, इसमें टॉपिक में, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से, ये देखो ये रहा, पाकिस्तान डज नॉट हैव ए गुड एक्सपीरियंस विद डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें सेवरल फैक्टर्स जो है, जैसे देयर आर ऑलवेज सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी ड्यू टू पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स इन पाकिस्तान गॉट एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू दिस प्री मिलिट्री ग्रुप्स, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रो मिलिट्री ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इज डिफेक्टिव एंड देयर इज अ चांस ऑफ हार्म ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी कहानी हम लोगों को, हम लोग कैश बेस्ड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो कैश बेस्ड क्वेश्चन में देखो जनरल आयुब खान वाला क्वेश्चन, ये कैस आ गया पूरा का पूरा, इसमें जनरल आयुब खान के केस के बारे में बता दिया, ठीक है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ लिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन व्हिच ईयर, तो 1956 में। एंड हु रिमूव्ड जुल्फिकार अली भुट्टो, ये किसने रिमूव किया था? जनरल जाई उल हक ने, जो 1977 में किया था। व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट स्टेबल इन पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि बिकॉज सिंस इट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान सिस्टम हैज फ्लोरेटेड between civilian and military documents at various times throughout its political history, mainly due to political instability, civil military conflicts and political corruptions by the military establishment, ठीक है। और फिर श्रीलंकन प्रॉब्लम्स इन पीपल्स, ये श्रीलंका वाली प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में केस स्टडी आ गई, ठीक है। ये केस स्टडी देखो इस तरह से, सो व्हाई देयर प्रेशर इंडियन तमिल्स टू प्रोटेक्ट, उसके लिए क्या है, क्यों प्रोटेक्ट किया? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। अब देखो ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये कार्टून आपको दे दिया, अब यहाँ पे इस कार्टून को देने के बाद, कहाँ के कार्टून, ये देखो ये कार्टून दे दिया। अब इस कार्टून, इस वाले कार्टून को देखो, ये जो लिखा है, इसमें लिखा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज इक्वेशंस स्पीक अबाउट डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरा क्या शो कर रहा है? आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? अब ये क्या कर रहा है? इट शोज टू द नेशंस दैट मुशर्रफ वांट्स टू कमांड द कंट्री मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ टू स्ट्रेंथ हिज पावर, बिकॉज प्रेसिडेंट सर्वाइवल इज नॉट इजी विदाउट मिलिट्री पावर। थर्ड क्या क्वेश्चन कर रहा है? हाउ इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू द पार्टी अदर, क्यों है? बिकॉज the difference between India and Pakistan does not appear to be in the system of government, as both have constitutions that enshrine federal public system of government. So the difference between the two appears to be culture of democracy that has evolved in India over the last 57 years, while in Pakistan democracy remains stillborn, ठीक है। तो कुछ ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये एक छोटी सी और पीपीटी, क्या बोलते हैं उसको, वर्कशीट्स है, ठीक है। उस वर्कशीट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोगों को और ज्यादा इसमें, ये देखो ये वर्कशीट्स है,
ये पूरी वर्कशीट मैंने तैयार की है, इसमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से लेके पूरा, और साथ साथ में मैं इसके साथ आपको शेयर करने वाला हूँ पूरे चैप्टर्स का एग्जाम आइडिया के सारे नोट्स। ठीक है, आर्यंत वाले तो मैं शेयर करूंगा ही। आई होप सो आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसका कमेंट बॉक्स में ऑन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक